डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और ये है बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा के लिए, जो कि दिसंबर माह में प्रस्तावित है। तो हम लोग वर्ग 2 जो है पॉलिटिकल साइंस यानी जो पीजीटी लेवल का है या 11th-12th के लिए जो लेक्चरर के पदों के लिए भर्ती होगी पॉलिटिकल साइंस के विषय के बतौर, उसी से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट है सेकंड नंबर। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट पुनः ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि बिहार में वर्तमान में IAS पद पर सुशोभित हैं, उन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया। और बेहद महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चनों की श्रृंखला या प्रश्नों की श्रृंखला है। आप चाहें तो देख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो उसी के बेस पर है। ये ज़्यादा इसमें न डिफ़िकल्ट है न ज़्यादा ईजी। तो ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है अबव एवरेज है, जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अमूमन इसमें से लगभग मोस्टली क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जा रहे हैं वो उसी की पैटर्न पर है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करते हैं, सेकंड सेट सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग एक सेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो। पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में अछूत के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो चूंकि अंबेडकर एक बहुत पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म के चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। तो इनका आंसर, पहले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। क्वेश्चन नंबर 2 है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह क्या, कि मुख्य दोष यह है कि वह सभी शक्तियां एक निश्चित मानव श्रेष्ठ को में निहित कर देता है, प्रदान कर देता है, जिससे वो खुद निरंकुश हो जाता है, जिसके लिए आपने समझौता किया या आपने समाज का या राज्य का निर्माण किया, वही आपका कर्म मतलब कि दुश्मन बन जा रहा है या आपके लिए घातक बन जा रहा है, जैसा कि बोंदा का संप्रभुता या अद्वैतवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, SORT यानी शॉर्ट का विस्तृत रूप बताएं। शॉर्ट का विस्तृत रूप क्या होगा? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये याद रहे कि कब हुआ? 24 मई 2002 मॉस्को में हुआ। ये 24 मई 2002। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। कि प्रमुख फ्रांसीसी विचारक बोंदा, रूसो, वोल्टेयर आदि संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित मानते हैं। रूसो अपनी सामान्य इच्छा के तहत संप्रभुता को जन सामान्य का शुभ चाहने वाले इच्छा या सत्ता में निहित मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित क्रांतियों को उनके होने के समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कीजिए। कौन सी क्रांति का समय क्या, कौन सी क्रांति पहले हुई और उसके बाद में हुई? तो आइए इसको देखते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई? 1789। और बोल्शेविक क्रांति आपको पता ही है, ये 1917 में हुई। मंसेविक क्रांति ये होती है आपकी 1703 में। और अक्टूबर क्रांति जो है ये होती है 25 अक्टूबर 1917। तो एक जो बोल्शेविक क्रांति है ये 18 नवंबर में होती है 1917 में, और एक है जस्ट उससे एक माह पहले 25 अक्टूबर 1917। 25 अक्टूबर 1917। तो इस हिसाब से जो आपका होगा, सबसे पहले मंसेविक क्रांति एक, उसके बाद आपका होगा
फ्रांसीसी क्रांति दूसरे नंबर पे, और जो अक्टूबर क्रांति है तीसरे नंबर पे होगा, और चौथे नंबर पे होगा आपका बोल्शेविक क्रांति। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? तो इसका आंसर होगा जॉन ऑस्टिन, क्योंकि जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख जनक है वो, और उसका मानना है कि संप्रभुता राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है तथा इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, अ थियरी ऑफ जस्टिस, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये इस पुस्तक की रचना जो रचनाकार है बेहद महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखना है। तो अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य हो। यह किसका कथन है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और कोट भी महत्वपूर्ण है। तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत है, यानी न्यू लिबरलिज्म नौ उदारवादी सिद्धांत है, उसका क्या किस सिद्धांत पर आधारित है कि तो जो प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत है वो शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण मात्र है, और इसके जो समर्थक हैं एफ.ए. हैक, रॉबर्ट नॉजिक, आइजा बर्लिन आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? बेंथम, बोंदा, ऑस्टिन या लास्की? तो संप्रभुता सिद्धांत का जो प्रमुख प्रवक्ता है वो हेराल्ड जोसेफ लास्की है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इनकी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है, आपको हमेशा इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी राज्य बल देता है, तो समाजवादी राज्य किस पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुरक्षा पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो समाजवादी राज्य जो है वो आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, क्योंकि समाजवादी राज्य का मुख्य विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, न तो कोई गरीब हो और न ही अमीर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 एसेज ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, अर्नेस्ट बार्कर या इजा बर्लिन? तो स्वतंत्रता पर 4 निबंध इजा बर्लिन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का क्या केंद्र बिंदु है? एक राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, राज्य संप्रभु है, या राज्य लोकतांत्रिक है, या राज्य निरंकुश है? तो इसका आंसर होगा कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। और याद रखिए इससे संबंधित जो 3 विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, जितने भी इनके सिद्धांत हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो 13 का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें हम बहुलवादी कहते हैं। इनका मानना है कि जो राज्य की सत्ता है वो समूहों में विभक्त होनी चाहिए, इसलिए बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सामाजिक समझौतावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य क्या है? तो सामाजिक संविदावादी या समझौतावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य मानव निर्मित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैवी सिद्धांत? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए, जिसमें दैवी सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, रक्त सिद्धांत है, संविदा या समझौता सिद्धांत है। लेकिन इनमें से सबसे तार्किक, वैज्ञानिक और स्वीकृत सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत है, इसलिए सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसके जो समर्थक हैं
बर्गेस, मैकाइवर, एंजल्स इस सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क, निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। किसने इस रूप में आलोचना की? हेनरी मैन, एच जे लास्की, एफ विल्सन या अर्नेस्ट बार्कर। तो अर्नेस्ट बार्कर का मानना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत एक कल्पना मात्र, क्योंकि जिस प्रकार के समझौते की चर्चा इसमें की गई है वह साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, इसलिए यह इसको निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में इसकी बात रखता है। कौन? अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को मैच करना है। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो समाजवाद के रूप हैं और उनसे संबंधित जो भी विचारक हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर इस प्रकार के पूछे जाते हैं और आएंगे ही, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। तो जो विकासवादी समाजवाद है किससे संबंधित है? बर्नस्टीन से संबंधित है। बर्नस्टीन कर दीजिएगा इसको, बर्गस्टीन नहीं, बर्नस्टीन है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स है, ये ठीक है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन, याद रखिएगा आप। और अराजकतावाद जो है कौन है? क्रोप्टोकिन है, यानी डी का चौथा क्रोप्टोकिन आपका अराजकतावाद है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो एक जगह नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति शुद्ध युद्ध स्थल में होती है? किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का जो निर्माण या उद्भव या विकास हुआ युद्ध के कारण हुआ? तो ये ऐसे जो विचारक हैं उनका मानना है शक्ति सिद्धांत के जितने संबंधित विचारक हैं वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो याद रहे लॉक जो 3 प्रकार के अधिकार की बात करता है, प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति में ही ये जो 2 अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता, इसमें शामिल है। तो जो समानता का अधिकार की बात नहीं करता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, कई लोग इसको ऑप्शन कुछ और मानते, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा 1936 में कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, सही है, राज्य समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवादियों को मानना है धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये भी तीनों कथन मार्क्सवाद से संबंधित है। लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादी कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं, तो इसलिए ये डिसमैच है, गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राज्य समाजवाद का विश्वास करता है, राज्य समाजवाद विश्वास करता है किस में? राज्यविहीन समाज में, जनतंत्र में, क्रांति में या विधिहीन राज्य में? तो जो राज्य समाजवाद है किस में विश्वास करता है? तो आपका राज्यविहीन समाज में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? एंजल्स, लेनिन, स्टालिन या हैबरमास? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिन। मार्क्सवाद का जो व्यवहारिक प्रयोग, मार्क्सवाद का सिद्धांत एंजल्स ने और मार्क्स ने दिया, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग लेनिन ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें वैधानिक संप्रभु ने लीगल सॉवरेन कौन है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, राष्ट्रपति जो है वैधानिक संप्रभु है, कानून रूप से संप्रभु राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण नहीं है? लचीला संविधान, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा कि
संसदीय शासन व्यवस्था का कौन सा अपरिहार्य गुण है? तो क्या होना चाहिए? इसमें कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय होता है, न कि पृथक्करण। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चन में लोग गलतियाँ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सी सरकार? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक या एकात्मक या संघात्मक? तो जो संसदीय में जो सरकार होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि जो सरकार होती है निम्न सदन में या लोकसभा में वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा निहित है किसमें? न्यायपालिका की सर्वोच्चता में, संसद की सर्वोच्चता में, मंत्रिमंडल शासन या कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किसमें निहित है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में ही उसकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा निहित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? सॉरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रेस? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 31 है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है कि एक तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासनों सही है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये भी याद रखना है। ये सिद्धांत जो है ये भी डाइसी का सिद्धांत है, आपको याद रखना है। और नागरिक अधिकार, तीनों संवैधानिक शासन में सम्मिलित होना चाहिए, उसका अर्थ भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा? तो केवल संसदीय शासन में पाया जाने वाला जो पद है आपका प्रधानमंत्री है। बाकी राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति होता है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान या वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का। ये आपको तो याद रखना है कि वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान या मॉडल क्या है? तो संसदीय शासन व्यवस्था, या इंग्लैंड में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसको भी हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। तो आइए प्रश्न क्या है देखते हैं। ऑप्शन है राज्य, संविधान, शासन या प्रशासन। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासन। चूंकि वेस्टमिनिस्टर मॉडल मुख्य रूप से ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति का ही आधुनिक नाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शासन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई? तो विशिष्ट भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु न्यायमूर्ति रामनंदन समिति की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की गई। तो जो न्यायमूर्ति रामनंदन समिति की स्थापना भारत में पिछड़े वर्गों के बीच, याद रखिए कब किसके बीच में ये स्थापित हुई? पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? यानी नौकरशाही में जो रेड टेपिज्म का जो विकास हुआ उसकी आलोचना किसने की? तो इसका आंसर रैमजे मेयर होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि ब्रिटेन के विद्वान जो रैमजे मेयर हैं एक प्रसिद्ध लोक प्रशासनिक विद्वान हैं, इन्होंने नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसे लाल फीताशाही की संज्ञा दी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रैमजे मेयर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दबाव समूह का कौन सा कार्य नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, ये पहला ही गलत है। सरकार के चुनाव में लड़ना दबाव समूहों का काम नहीं है, केवल उसको प्रभावित करना, सरकार की नीति निर्णयों को प्रभावित करना, अपने पक्ष में लागू करना, इसी के लिए जो भी तकनीक अपनाते हैं उसको दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह स्वयं निर्वाचन में प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर बाकी तीनों सही है और ए इसका गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए,
राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बर्ग द्वारा, बेंथम द्वारा, लास्की द्वारा या हिगल द्वारा? तो राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम परिभाषा एडमंड बर्ग के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एडमंड बर्ग। याद रहे कि बर्ग ने राजनीतिक दलों की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल लोगों की ऐसी संस्था है जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, हमेशा इस प्रश्न के आने की संभावना बनी रहती है। ब्राइस, लावेल, मैकाइवर या मिशेल? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन बी लावेल। लावेल का मानना है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, दोनों ही बल्कि व्यक्तियों का समूह होता है, तो ये नहीं है। प्रत्येक दल अपना संगठन होता है, दबाव समूह का भी अपना संगठन होता है, गलत है। प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचार की पर आधारित होता है। हाँ, ये जो है 39 का सी। राजनीतिक दलों को अपनी वैचारिकी या विचारधारा होती है, परंतु दबाव समूह की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। इस आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? यानी संसदीय प्रणाली की जो सफलता है किस स्थिति में वो अधिक सफल हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर इसका द्विदलीय व्यवस्था का होना, न तो एक दलीय हो न ही बहुदलीय हो। दोनों में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था इसके लिए सर्वोत्तम आदर्श स्थिति मानी जाती है, जैसे कि ब्रिटेन में और अमेरिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ और यहाँ से जाओ? किसने, किस अधिवेशन में? तो मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नामक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। और 1943 के कराची अधिवेशन में लीग ने स्पष्ट घोषित किया कि अंग्रेजी सरकार अब भारत छोड़ दें और छोड़ने से पहले भारत का विभाजन कर मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दें। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 40 में तो केवल प्रस्ताव था, लेकिन डी में उसने दोनों बात यूज किया, विभाजन करो और यहाँ से जाने से पहले पाकिस्तान का निर्माण करके आप चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कराची। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? आपको याद रखना चाहिए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान या चीन। तो चीन में केवल एक ही पार्टी है, चीन में केवल एक ही पार्टी है जो कि ये साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। और यहाँ केवल जो पीपल्स, हाँ केवल एक पार्टी है चीन में। क्वेश्चन नंबर 43, प्रदत्त विधान की व्यवस्था में निम्न में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? यानी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर है या डेलीगेटेड पावर है, उससे किसकी शक्ति में, किसकी कौन सी व्यवस्था में उसकी शक्तियों का इजाफा हुआ? विधायिका की, विधायी समितियों की, नौकरशाही की या मंत्री परिषद की? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रदत्त विधायन है, यानी जो विधि निर्माण की शक्तियाँ किसी और संस्था को देते हैं या अपनी पावर को किसी और संस्था में आप देते हैं, तो उसी को प्रदत्त विधान या प्रदत्त शक्तियाँ कहते हैं। तो जो विधायिका की शक्तियाँ हैं, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, नौकरशाही की शक्तियों में अपार इजाफा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? शक्तियों के विभाजन पर या राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर या राष्ट्र की एकता पर? तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो 1916 के ऐतिहासिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? AC मजुमदार जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो 1916 है उसमें कांग्रेस का जो दोनों दल थे, नरम दल गरम दल, दोनों एक मंच पर एक साथ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। यानी जनता के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रवृत्ति किस देश के संविधान में है? ये तो स्विट्जरलैंड में है ये। ऑप्शन बी। तो वहाँ की जनता अगर संविधान में संशोधन करना चाहती है तो स्वयं पहल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अलिखित संविधान किस देश के संविधान में नहीं थे। तो ब्रिटिश जो संविधान है, वहाँ का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो इसका आंसर होगा अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से रीति रिवाजों, प्रचलन या अभिसमय जो हुए उन सभी को अपनाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रीति रिवाज एवं प्रचलन पे ही संपूर्ण ब्रिटिश संविधान आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं था? CR दास, PR दास, मोतीलाल नेहरू या PS मुंजे? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी PR दास। तो चूंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक हैं और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? CR दास। और इसके जो सचिव थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, काउंसिलों में प्रवेश करना, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना, भारत के लिए नए संविधान की मांग करना। तो स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था कि परिषदों या काउंसिलों में प्रवेश करना स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और ये जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उसी के परिणाम स्वरूप इस पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिप्स मिशन भारत आया था, यानी कब भारत आया था? तो आप सभी को पता होगा कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, वर्ष 1942 में भारत आया। विंस्टन चर्चिल ने इस मिशन को बिना कुछ स्पष्ट रूप या निर्देश दिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं के सहयोग हेतु भेजा था। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा बनाने, डोमिनियन स्टेटस देने तथा भारत संघ में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों, देशी राज्यों और आदि को पर्याप्त स्वायत्तता देने की बात की थी, जो कि ये क्रिप्स मिशन असफल साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति, पहली बात ये गलत है। तो संपूर्ण क्रांति की बात किसने किया? JP ने किया, तो पहले ही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। तो आंसर ए राइट आंसर होगा। बाकी महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, सही है। बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और विनोबा भावे अनुशासन पर्व की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ये डिसमैच है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि इससे ये पता चल गया था कि इससे ये पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी। इसी आधार पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 4 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? न्यू इंडिया नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो ये एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध में था? मोहम्मद अली जिन्ना का 14 बिंदु जो डिमांड थे, 14 सूत्रीय मांग जो थी वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत में उपराष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन होगा उससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद होंगे उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न को कालक्रम के रूप में
कालक्रम के अनुसार रखे, यानी कौन सी घटनाएं किस क्रम में हुई हैं उनके अनुसार रखना है। तो पहले आएगा आपका होम रूल, फिर खिलाफत आंदोलन 1920, होम रूल 1916, खिलाफत आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 में हुआ, 1930, और चंपारण आपको पता ही है कि 1917 में हुआ। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में जो कि पॉलिटिकल साइंस संबंधित उनमें पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 8 जो आर्टिकल 8 है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकताओं के अधिकार का वो करता है, और जो अनुच्छेद 11 है वो है आपका संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये पूछा है संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने का शक्ति प्राप्त करता है, तो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये सब नागरिकता से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? कौन सा संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या योजना आयोग। प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि निम्न से किसकी संविधान या संवैधानिक संस्था नहीं है या संविधान में इसकी मूल रूप से व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो निर्वाचन आयोग है वो आपका 324, वित्त आयोग 280 और अंतर्राज्यीय 263, ये तीनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन योजना आयोग जो संस्था है आपकी, इसका एक मंत्रिमंडलीय निर्णय से बना योजना आयोग। कब बना था? ये 1950 में बना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के अनुसार। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 60, असहयोग आंदोलन इसलिए स्थापित किया गया कि, क्यों असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया? क्योंकि इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? 61 के क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के द्वारा उसमें स्थापित किया गया है कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये भी सही है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, वे गलत है, क्योंकि शिक्षा और सेना में ही आपको सैनिक से संबंधित उपाधि प्रदान की जाती है। ये आपका इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, ये 18 से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? ये पुराने जो भारतीय राजनीति की जो स्टार्टिंग है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता या भारतीय राजनीति की गतिशीलता के अंतर्गत ये सभी चैप्टर्स आते हैं। तो आपको इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए। जो सोशलिस्ट पार्टी है उसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव शामिल हैं, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है, तो पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? तो केंद्र राज्य संबंधों के परीक्षण करने के लिए सरकारी आयोग की स्थापना हुई। कब? 1983 में। 1983 में इस आयोग की स्थापना हुई और इंदिरा गांधी के समय सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किसमें? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार उसका अनुच्छेद 19(1) का 19(1)(a) में सम्मिलित है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, 19(1) का। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेस की आज़ादी की भी बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है 19(1) का में।
ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति ने वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो किस मामले में वीटो का प्रयोग कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो केवल साधारण विधेयकों के मामले में कर सकता है वीटो, न कि केवल संविधान संशोधन में नहीं कर सकता हो, क्योंकि इससे में इसकी पूर्व रजामंदी ली जा चुकी है। धन विधेयकों पर तो कर ही नहीं सकता, और सभी विधेयकों पर इस नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल साधारण विधेयकों में कर सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है कोलंबो प्रस्ताव का। ये जो 1962 में चीन और भारत में युद्ध हुआ, उसमें बीच में समझौता कराने के लिए या उसमें शांति की पहल करने के लिए श्रीलंका ने कोलंबो में मीटिंग बुलाई, उसी को बोला जाता है कोलंबो प्रस्ताव। तो भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं, पहले मार्क कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सही है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकते हैं, गलत है ये। अगर कोई मंत्री किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो मात्र 6 माह की अवधि तक वो मंत्री रह सकता है। इससे आगे बढ़ने के लिए इससे पहले उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो ये माना जाएगा कि उस तिथि से उसका पद रिक्त है। तो ऑप्शन बी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में जो है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। तो किस मामले में करेगा? केवल और सामान्य विधेयक हों तभी वो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, न कि संविधान संशोधन विधेयक में या किसी अन्य में। केवल सामान्य विधेयकों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो आप हमेशा इसको रट लेना है। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है कि लोक मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और इसी में जो 75(1) है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। और 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, और तीसरा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) में इस बात की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1993 में आया। 73वां संविधान संशोधन की त्रिस्तरीय जो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे पंचायतों की व्यवस्था है, उसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहाँ सबसे पहले पंचायती राज लागू की गई? तो जो राजस्थान का नागौर जिला है जो राजस्थान का नागौर जिला है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, याद रहे 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जी की जयंती। इसी दिन राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, याद रहे जो पंचायत लागू हुई बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज लागू किया गया। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73 है, उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी भी उल्लिखित नहीं है? तो जिसको हम बोलते हैं, एक तो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जिन
शक्तियों का उल्लेख नहीं है, जिन सूचियों का उल्लेख नहीं, जिसका उल्लेख नहीं है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास है, यानी संसद के पास हैं। तो उस पर, उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, जिसका उल्लेख संविधान की किसी सूची में न हो। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। किसमें? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, या इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल उच्च न्यायालय में। सॉरी, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 के तहत हम उच्च न्यायालय में बढ़ते काम को देखते हुए एडहॉक न्यायाधीशों या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार मिला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो कि 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, जिसको हम लोग 24 अप्रैल के तहत क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस। ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो नागरिक किसी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, कथन सही है। एक व्यक्ति जो भारत राज्य का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, सही है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये गलत है। अनुच्छेद 18 के तहत केवल विद्या और सैनिक विशिष्टता हेतु राज्य उपाधि प्रदान कर सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विकसित कर सकता है, विघटित कर सकता है, ये समाप्त करना बिल्कुल नहीं, वो केवल लोकसभा को विघटित कर सकता है, तो ये गलत है। तो इसलिए इसका आंसर पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। तो राज्य में विधि की संवैधानिक चुनौती कब दी जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय में, राज्य के उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो दोनों में संवैधानिक विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो उसका जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है, वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 81, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी नहीं है, या कोई नहीं। तो अनुच्छेद 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है संवैधानिक मुद्दों पर या किसी आपात मुद्दों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित राम मनोहर लोहिया, जेपी और नरेंद्र देव हैं, गोविंद बल्लभ पंत नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 383, उदासीनता का अंचल। क्वेश्चन नंबर 83, उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो उदासीनता का अंचल की धारणा सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह कौन सा सिद्धांत है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85,
किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किन परिस्थितियों में 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 याद रहे राष्ट्रीय आपात है। तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल तभी वो घोषित करेगा कि जब मंत्रिपरिषद उसको लिखित सलाह दे ऐसा करने के लिए। कब? जब बाह्य आक्रमण हो, ठीक, और सशस्त्र विद्रोह हो। केवल दो ही आधार पर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी 1 और 2 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सही नहीं है? किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। तो प्रतिनिधित्व की जनसंख्या पर आधारित है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत किए जा सकते हैं। याद रहे ये जब प्रश्न बना है तो ये व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। या नोट करके रखें, वर्तमान में व्यवस्था अब नहीं है। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जा सकता है, ये सही है। और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्तमान में तो एक विधेयक पास हुआ है, वर्तमान में तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन जब ये पेपर सेट हुआ है या प्रैक्टिस सेट बना है तो उसके हिसाब से आंसर डी सही होगा, लेकिन वर्तमान में अब यही सही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो भारत में राज्यसभा के पास केवल एक शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है और आपको कभी नहीं भूलना है। हमेशा इसको याद करके रखना है कि राज्यसभा के पास एक असीम शक्ति है, केवल एक विशेष मामले में, तो है अनुच्छेद 56 ख के तहत, क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई का प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना, या महान्यायवादी की नियुक्ति करना, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो अनुच्छेद 312, याद रहे अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास एक केवल इसी बात सकती है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण करने से संबंधित संस्तुति कर सकती है। राज्यसभा के पास एक केवल असीम शक्ति यही है 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र एवं राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? क्वेश्चन नंबर 88, याद रहे केंद्र और राज्य संबंधों का परीक्षण नहीं, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार में सरकारीय आयोग 1983 में इस समिति की गठन हुई, 1983 में। सरकारी आयोग ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय? याद रहे तो अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 1, 2, 3 के तहत, यानी अनुच्छेद 123 के तहत। किस मामले में ये इसकी शक्ति नहीं है? तो यह है संविधान में संशोधन के मामले में अनुच्छेद 123 का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो कब कर सकता है? किसी नए कानून का निर्माण करना हो तब, किसी नए कर का आरोपण करना हो तब, और बजट पास करना हो तब। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संविधान संशोधन, क्योंकि इससे पूर्व इसमें इसकी रजामंदी ले ली जाती है, इस वजह से इस पर वीटो का पावर अनुच्छेद 123 का प्रयोग नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, सही है। संसद संघ सूची पर कानून बना सकती है, सही है। संसद तथा राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, सही है। समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, गलत है। समवर्ती सूची पर राज्य और दोनों बना सकते हैं, ये डिसमैच है, गलत नहीं है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान की किसी सूची में नहीं है, तो उस पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र के पास है। तो 90 का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यों के संबंध पर विचार विमर्श किया गया है? तो जो फुलटन समिति थी, फुलटन समिति रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यों के संबंधों पर विचार किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फुलटन समिति। क्वेश्चन नंबर 92, द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैस्लो, मैकग्रेगर, आर्लेगर्ड या हर्ज़बर्ग? तो द्विघटक का प्रतिपादन जिसने किया, किसने था? हर्ज़बर्ग ने किया। द्विघटन का, द्वितत्वीय सिद्धांत या द्विघटन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, द्विघटक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, गलत, यही कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है, उनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में प्रकाशित हुई, उसी में ये संकल्पना की बात करते हैं। तो किस पर आधारित है? डिफ्रेंशिएटेड आधार पर है, अंतर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये वितरणात्मक न्याय भी से संबंधित है, ए और अरस्तु, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु कि प्रथम बार राष्ट्रपति उसकी सलाह से बाधा नहीं है, सही है। राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता, ठीक। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं मंत्रणा में सहायता देने के लिए है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। प्रथम बार वो लौटा सकता है, लेकिन द्वितीय बार नहीं लौटा सकता। जब दूसरी बार अगर उसी रूप में अगर मंत्रिपरिषद उसको भेज देती है, तो वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। कब, किस मामले में? तो कि अभियुक्त तो मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण भ्रमण करता है, तब भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, तो भी, और किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, जैसे कि मेनका गांधी के मामले में हुआ। ऑप्शन सी, तीनों सही हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, द नेहरूज, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कई पुस्तकों के नाम भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपकी पुस्तकों के भी नाम याद करके रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी इसके लेखक हैं, नेहरूज एंड मोतीलाल एंड जवाहरलाल। क्वेश्चन नंबर 98, द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ये भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक जी.एल. नंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अ मिनिस्टर एंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोरारजी भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 100, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, और ये पुस्तक 1948 में किसकी पुस्तक है? तो मॉर्गनथाउ, हैंस जे एच जे मॉर्गनथाउ की रचना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीपीएससी का पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड वर्ग 2 यानी जो 7th फेज की रिक्रूटमेंट हो रही है बीपीएससी द्वारा, जो पीजीटी कहें या वर्ग 2 कहें या लेक्चरर कहें या इंटर के टीचर के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। और विषय के तौर पर राजनीति विज्ञान का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक को सॉल्व कर चुके हैं, ये दूसरा है। और ये जो प्रश्न है, आप कितना भी तैयारी कीजिए, कितना भी किताबें पढ़िए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करें।
तो इस पर लगातार चैनल पर बने रहिए। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, हम लोग भी सॉल्व करते हैं। सभी की तैयारी बेहतर हो, सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।